हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। लास्ट वाले वीडियो मैंने सीपीएम पार्ट में स्टार्ट किया था। सीपीएम पार्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था सीपीएम पार्ट का, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना सिखाया था, हाउ टू ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो आज की क्लास में क्या करूँगा, आपके साथ क्रिटिकल पाथ को डिस्कस करूँगा यहाँ पे डिटेल फॉर्म में। क्या होता है क्रिटिकल पाथ, कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ को, कौन कौन से मेथड्स होते हैं मेरे पास, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा डिटेल में। साथ ही साथ छोटे छोटे मिस्टेक्स को भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा कि स्टूडेंट को कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द गेट एग्जामिनेशन। तो इन सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा आज की क्लास में मैं फ्लोट को भी कवर कर पाऊँ एंड टाइप्स ऑफ फ्लोट को भी कवर कर पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो एक्टिविटी टाइम जो होगा दो टाइप का बेसिकली होता है, स्टार्ट टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी एंड फिनिश टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी। यानी कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रहा है और वो एक्टिविटी कब फिनिश हो रहा है। लेकिन ये स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम जो ये भी दो टाइप का हो सकता है। जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो सकता है, दैट मीन्स वो एक्टिविटी जल्द से जल्द कब चालू कर सकते हैं, कब स्टार्ट कर सकते हैं उसको। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में उस एक्टिविटी को लेट से लेट कब स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा फिनिश टाइम में भी ऐसा होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम उस एक्टिविटी को जल्दी जल्दी कब फिनिश कर सकते हैं और लेट से लेट कब फिनिश कर सकते हैं। ये दो टाइप का टाइम यहाँ पे हो गया। तो बेसिकली ये चारों टाइम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा उसको मैं सिंबल ई से जनरली शो करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना है। और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा उसको सिंबल एल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा पूरे सीपीएम पार्ट में। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। और बाकी का जो दो होगा उसको मैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा मैं उसको LST से रिप्रेजेंट करूँगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो उसको मैं EFT से रिप्रेजेंट करूँगा, इन शॉर्ट फॉर्म EFT से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। इस टाइप का हो गया है। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कि बेसिकली ये चारों टाइम है कैसा। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो कैसा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस एग्जाम्पल की हेल्प से इन चारों टाइम को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एग्जाम्पल को आप यहाँ पे देखोगे। सपोज करो ऐसा होता है कि अगर किसी ने आपको कोई काम दिया, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपको अगर सपोज करो पेंटिंग का काम दिया कि आपको पेंट करना है। मैंने पेंटिंग का टाइम दिया और मैं जो आपको जो टाइम प्रोवाइड करता हूँ, सपोज करो मैंने आपको जो टाइम प्रोवाइड किया है इस टाइप का, तो वो टाइम कितना दिया बताना। टाइम मैंने आपको प्रोवाइड किया, सपोज करो 7 डेज का मैंने आपको टाइम प्रोवाइड किया कि ये जो वर्क है वो 7 डेज में हो जाना चाहिए। मैंने आपको मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड किया, 7 डेज टाइम प्रोवाइड किया। अब एक्चुअल टाइम जो है पेंटिंग का जो एक्चुअल टाइम है दैट इज DIJ, ड्यूरेशन ऑफ पेंटिंग जो है वो सपोज करो सिर्फ 3 डेज का है। 3 दिन में अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा। एक्चुअल टाइम 3 डेज का है, यानी एक्चुअल वर्क जो है आपको 3 डेज का, बट मैंने आपको टाइम प्रोवाइड किया है 7 डेज, मोर देन दैट, उससे ज़्यादा मैंने आपको टाइम प्रोवाइड किया है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। तो अगर आपको मान लो पेंटिंग करना है, अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो, अगर आपका एक्टिविटी जो है एक्टिविटी इज पेंटिंग, आपका एक्टिविटी सपोज करो पेंटिंग है, वैसे कंडीशन में उसका DIJ दैट मीन उसका एक्चुअल ड्यूरेशन सिर्फ 3 डेज का है। एक्चुअल ड्यूरेशन सिर्फ 3 डेज का है। तो आप पेंटिंग को स्टार्ट करोगे इस वाले पे ith वाले नोड पे, दैट इज द स्टार्ट इवेंट ऑफ पेंटिंग। और इस वाले jth नोड पे क्या हो जाएगा, पेंटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, नोड नंबर I2 नोड नंबर J, इस टाइप से हो जाएगा। ये एक्टिविटी जाएगा नोड नंबर I से नोड नंबर J पे चला जाएगा। अब आपको जो टाइम प्रोवाइडेड है वो कितना है बताना, 7 डेज का टाइम प्रोवाइड। आप 7 डेज में आप उसको करना है आपको, बट एक्चुअल ड्यूरेशन 3 डेज का है। तो बेसिकली आप रेस्ट कितना लोगे, अगर मैं बात करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्ट और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलैक्स, आपको जो रिलैक्सेशन का जो टाइम मिलेगा ड्यूरिंग दिस वर्क, इस वर्क के लिए कितना होगा। टाइम प्रोवाइडेड कितना है बताना, 7 डेज का है, माइनस एक्चुअल टाइम, एक्चुअल वर्क कितने का बताना, 3 डेज का है। दैट मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा बताना, 4 डेज हो जाएगा। एक्चुअली 4 डेज है आपके पास रिलैक्स करने के लिए। आप 4 डेज रिलैक्स करोगे और 3 डेज में वो क्या करोगे, वो वर्क करोगे। बट डिपेंड करेगा आप रिलैक्स कब करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखते हैं दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में सोचने वाले। फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द सेंस वो लोग क्या सोचेंगे कि जल्द से जल्द उसको स्टार्ट करना है, दैट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट करना है। और वो लोग क्या सोचेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट करूंगा तो जैसे ही उस पर्सन को काम मिलेगा तो अर्लीस्ट वो 0 पे स्टार्ट कर देगा, एट द टाइम ऑफ 0। यानी जैसे उसको काम मिलता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वो अर्लीस्ट टाइम कब स्टार्ट करेगा, 0। यानी उस पेंटिंग वाले काम को जल्दी 0 टाइम पे क्या कर देगा, वो स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल में 3 डेज की एक्टिविटी है तो ऐसा हो जाएगा 0 + 3, तो वो अर्लीस्ट स्टार्ट किया 0 पे। तो उसके बाद अर्लीस्ट फिनिश कब कर देगा बताना, अर्लीस्ट फिनिश जो वो कर देगा दैट विल बी, तो यहाँ पे लिखूंगा E का वैल्यू लिखूंगा 0 + 3, तो ये 3। तो अर्लीस्ट फिनिश 0, ये E का वैल्यू 3 का क्या मतलब होगा, ध्यान देते हैं यहाँ पे। E का वैल्यू 3 का मतलब है यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी होगा वो जल्द से जल्द 3 के बाद स्टार्ट हो सकता है और ये वाला पर्सन 4 दिन आप रेस्ट कर सकता है। यानी यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी है, सपोज ये एक्टिविटी A है, तो एक्टिविटी A जो है वो जल्दी 3 पे स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज इसने 0 पे स्टार्ट किया है। 3 डेज का काम है, 0 + 3 पे अपना काम उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। और ये वाला पर्सन अब 4 दिन रिलैक्स करेगा बाद में, लेकिन पहले 3 दिन उसने काम किया, बाद में 4 दिन रिलैक्स करेगा। और दूसरे वाला एक्टिविटी वहाँ से 3 डेज पे जल्दी स्टार्ट हो सकता है ऐसा।
ये हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे तब जाके जल्दी जल्दी उसको फिनिश करेंगे 3 डेज का काम है। ये हुआ फॉरवर्ड। अब देखेंगे रिवर्स डायरेक्शन, देखेंगे कैसा होता है। रिवर्स कैसा होगा उसके बारे में देखते हैं। तो रिवर्स कुछ लोग सोचेंगे सबमिट कब करना है काम को कब कंप्लीट करना है, सबमिट करना है, 7 डेज प्रोवाइडेड है, तो वो लोग रिवर्स सोचेंगे। क्या सोचेंगे? लेट स्लेट कब फिनिश करना है, सबसे पहले उसकी बात सोचेंगे, दैट इज द लेटेस्ट फिनिशिंग। मैंने अभी पहले वाले फॉरवर्ड वाले में ये दोनों टाइम को डिस्कस किया, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट राइट, अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश को मैंने डिस्कस किया। कब अर्लीस्ट स्टार्ट करोगे, कब अर्लीस्ट फिनिश करोगे। अब मैं डिस्कस करूंगा इन दोनों को, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर मान लो रिवर्स सोचता हूं कि लेट से लेट कब मेरे को फिनिश करना है, तो लेट से लेट कब फिनिश करना है, 7 पे फिनिश करना है, बिकॉज जो टाइम प्रोवाइडेड है वो 7 डेज का टाइम प्रोवाइडेड है। और मैं ऐसे देखना चाहता हूं कि मेरे को ना लेट से लेट कब स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट से लेट कब स्टार्ट करना, व्हाट इज द लेट स्टार्ट टाइम, लेट से लेट कब मैं स्टार्ट कर सकता हूं, अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है। हियर वी हैव क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं। लेट से लेट मुझे कब स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे लेट से लेट 7 पे अगर फिनिश करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप ऐसा सोचोगे, अगर मान लो x पे स्टार्ट किए, मैं इसको ले लेता हूँ सपोज लेट x, आप अगर मन में से सोच रहे हो कि ठीक है x नंबर ऑफ डेज पे स्टार्ट करूंगा, तो x और 3 डेज का काम है, तो x प्लस 3 जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए बताना, 7 हो जाना चाहिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4। तो आप लेट स्लेट कब स्टार्ट कर सकते हो बताना, आप 4 पे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप लेट स्लेट 4 पे अगर स्टार्ट करोगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप 7 पे सबमिट कर सकते हो, जो कि आपको लास्ट डे है प्रोवाइडेड टाइम का, 7 डेज है। तो ये हुआ रिवर्स डायरेक्शन में सोचना कि पहले आप काम करो, लेटेस्ट फिनिश टाइम के बारे में सोचो, लेटेस्ट फिनिश टाइम के बाद में तो वहाँ से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पता चल जाएगा। और ये आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था, और ये जो यहाँ पे टाइम आ गया था वो आपका क्या आ गया था, यहाँ पे ये जो टाइम एक्चुअली जो आ गया था ये आ गया था आपका राइट अर्लीस्ट फिनिश टाइम बेसिकली था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम बेसिकली था। तो अगर ये अर्लीस्ट 3 पे फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद वाला एक्टिविटी स्टार्ट होने वाला जल्दी जल्दी 3 पे स्टार्ट हो सकता था, इस टाइप हो सकता है। तो बेसिकली ये मैंने टाइम के बारे में बताया, चारों टाइम के बताया। इसका मतलब जो जल्दी जल्दी स्टार्ट करेगा, अर्लीस्ट जो स्टार्ट करेगा वो अर्लीस्ट फिनिश करेगा। पहला फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहा हूँ, ध्यान देना, अर्लीस्ट जो स्टार्ट करेगा वो अर्लीस्ट फिनिश करेगा। अब दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में जो लेट से लेट फिनिश करना चाहेगा वो सोचेगा कब मुझे लेट से लेट स्टार्ट करना है, ऐसा सोचेगा। ये दोनों डायरेक्शन मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, दूसरे को बोलते हैं उसका रिवर्स या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे बोलते हैं, टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए। यानी किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी वर्क को या किसी भी काम को करने के लिए आप 2 डायरेक्शन सोच सकते हो। पहले तो फॉरवर्ड, कब जल्दी जल्दी चालू करूंगा तो कब जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। दूसरा, कब लेट से लेट स्टार्ट करना है, कब लेट से लेट मुझे फिनिश करना है, उसके हिसाब से सोचो कब लेट से लेट कब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इसी चीज़ की बेसिस में क्या करूँगा, क्रिटिकल पाथ आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क लेता हूँ और उस नेटवर्क में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरा कि कैसे आप किसी क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी नेटवर्क में, विच वन इज द क्रिटिकल पाथ। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा, या फिर मिनिमम टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना होगा, ये डिस्कस करूंगा। और 2-3 मेथड डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जैसे मैं आपके साथ स्लैक वाला मेथड डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ ये रिलैक्स वाला मेथड डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ मैं आपके साथ एक शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सभी चीज़ों को यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, सभी चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। तो लेते हैं एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये नेटवर्क ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट नेटवर्क, और इस नेटवर्क को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, साथ ही साथ क्रिटिकल पाथ भी यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। तो स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बाय फॉरवर्ड पास मेथड। तो फॉरवर्ड पास मेथड को यूज करके मैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को क्या करना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ। दैट इज, आप चाहो तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को ई भी लिख सकते हो, मैंने इसको ई से रिप्रेजेंट किया था। अब देखेंगे क्या होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का सीधा सा मतलब होता है, अगर मान लो आपके पास ऐसा है कि अगर कोई पर्टिकुलर नोड है, अगर इस नोड के ऊपर अगर ई का वैल्यू अगर आपको गिवन है, सपोज लेट से 3, और आपके पास कोई एक्टिविटी है जिसका DIJ ड्यूरेशन सपोज करो 4 डेज का है, और आपको नेक्स्ट वाले नोड पे, जेथ नोड पे अगर ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो फॉरवर्ड पास मेथड, थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, इसी को फॉरवर्ड डायरेक्शन बोला जाता है, फॉरवर्ड पास मेथड। तो ये ऐसा हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7। तो यहाँ पे जो ई आना है वो हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, ऐसा हो जाता है। पहली बात ये तो हुआ अगर सिंगल आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी है तब। मान लो अगर एक से ज़्यादा आपके पास एक्टिविटी है, अगर ऐसे कंडीशन की बात करूँ, यहाँ पे आपके पास मान लो 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास मान लो नोड है, वहाँ से एक्टिविटी इस टाइप से
तीन एक्टिविटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप दो या दो से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज करो इस वाले नोड से इस वाले नोड पे अगर ई का वैल्यू लिखा है सपोज करो 3, इस वाले नोड पे सपोज करो आपको ई का वैल्यू लिखा है सपोज करो 4, और इस वाले पे ई का वैल्यू लिखा है सपोज करो 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी आई जे का वैल्यू, यहाँ पे जो डी आई जे का वैल्यू है इस वाली एक्टिविटी के लिए वो सपोज करो आपके लिए है 5, यहाँ पे डी आई जे आपके लिए सपोज करो 6, और यहाँ पे डी आई जे आपके लिए सपोज करो कितना है 7 है। वैसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला जो एक्टिविटी है, यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी है, सपोज इस वाली एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ से जो स्टार्ट होगा एक्टिविटी, उसका ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। सो दिस ई विल बी इक्वल टू, कैसे आएगा बताना है यहाँ पे। तो आपके पास तीन ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे, देखो ई के लिए आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है यहाँ पे, कौन कौन सा। तो जैसे ये 3 + 5 कितना हो जाएगा बताना, 3 + 5 आपके पास हो जाएगा 8 हो सकता है, 3 + 5 ये हो जाएगा 4 + 6, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 10, और यहाँ पे 5 + 7 कितना लिख सकते हो आप 12 लिख सकते हो। तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, पहले वाले से 8, दूसरे वाले से 10, तीसरे वाले से 12 आ जाएगा। बट ऐसे केस में मेरे को जो सेलेक्ट करना होता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है मैक्सिमम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज़। मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, उनमें जो मैक्सिमम होगा उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो देखोगे 8, 10 और 12 उनमें से मैक्सिमम जो होगा, तो इस वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। यानी अगर सिंगल एक्टिविटी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 + 4 कितना हो गया 7 हो गया आपके पास। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास अगर एक्टिविटी है, वैसे कंडीशन में उन सभी में जो हाइएस्ट वाला जो आपके पास होगा उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे इन फॉरवर्ड पास मेथड। ऐसा यहाँ पे बोल रहा हूँ। आगे देखेंगे तो इस वाले में सभी नोड के ऊपर मैं डिटरमाइन करना चाहूँगा इसी वाले मेथड से। तो पहले वाले नोड के ऊपर स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो पहले नोड पे ई का वैल्यू कितना ले लूँगा, 0 ले लूँगा यहाँ पे। अब देखोगे 0 है, तो देखो इस वाले नोड के ऊपर कितना एरो रीच कर रहा है, कितना एरो पहुँच रहा है, सिर्फ एक ही एरो पहुँच रहा है। तो 0 + 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब देखते हैं इस वाले नोड के ऊपर कितना एरो जा रहा है। तो इस वाले नोड थर्ड नोड के ऊपर देखो 2 एरो जा रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से आ रहा है। तो 0 + 5 5 हो जाएगा, 3 + 0 0 हो जाएगा, तो 3 + 0 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 आया, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 5 मैक्सिमम वैल्यू। देखेंगे इस वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू कैसा आएगा, ये फोर्थ वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू देखते हैं तो कितना आएगा बताना। ये आएगा 5 + 5 10 आना चाहिए, और यहाँ से आना चाहिए 3 + 4 7 आना चाहिए। तो 7 और 10 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 10 आ जाएगा। अब देखेंगे इस वाले नोड के ऊपर, फिफ्थ वाले नोड के ऊपर, लास्ट वाले नोड के ऊपर देखते हैं व्हाट शुड वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू कैसा है। अब देखो फिफ्थ वाले नोड के ऊपर ना 3 एरो आ रहा है, 1 2 3, तीनों एरो से देखते हैं कौन सा मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। तो ये यहाँ पे 3 है, 3 + 4 तो यहाँ आ सकता है 7, ये आ जाएगा 10 + 4 ये आ जाएगा 14, और ये हो जाएगा 5 + 6 ये 11 आ गया। 7 14 11, तो तीनों में से हाईएस्ट जो हो जाएगा वो आपके पास 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 डेज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ई का वैल्यू लास्ट नोड पे कितना आ गया, 14 डेज आ गया। सभी नोड पे मैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिख दिया हूँ। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब ये होता है किसी भी नोड पे अगर ई का वैल्यू लिखा हुआ है तो सबसे पहले बात बता दूं वो उस नोड के लिए नहीं होता है, उस नोड से स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकता है उसका होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर ई का वैल्यू 10 लिखा है तो इस नोड के लिए नहीं लिखा है, यहाँ पे अगर ई का वैल्यू 10 लिखा है तो उस नोड से स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी जो कि ई है वो जल्दी से जल्दी 10 डे पे स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, इस वाले पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो ई का वैल्यू 5 है, ई का वैल्यू 5 का ये मतलब होता है इस वाले नोड से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो जल्दी से जल्दी फिफ्थ वाले डे पे क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। तो किसी भी नोड पे ई का वैल्यू जो होता है उस नोड के लिए नहीं होता, बट उस नोड से जो स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी है वो जल्दी जल्दी कब स्टार्ट हो सकता है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बात करूंगा एल की बात करूंगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम की बारे में बात करता हूं। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम, दैट इज एल लिख रहा हूं उसको खाली, कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम एल बाय बैकवर्ड पास मेथड। अब इसको देखूंगा बैकवर्ड पास मेथड से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि फॉरवर्ड क्या और बैकवर्ड क्या है। बैकवर्ड का मतलब होता है कि मेरे को डिसाइड करना है कि सबसे लास्ट वाला टाइम क्या होगा जब मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है तब। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे एग्जांपल भी दे रहा था वैसे ही। तो फॉरवर्ड वाले में देखो, मैंने फॉरवर्ड में कहाँ से स्टार्ट किया बताना, 0 से स्टार्ट किया कि जैसे ही मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा जल्दी से जल्दी मैं 0 टाइम पे उसको क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा और धीरे से क्या करूंगा, ऐसे प्रोसीड करूंगा यहाँ पे। बट अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड ऐसा होता है, अगर मान लो आपके पास कोई एक्टिविटी है, ध्यान देना फ्रॉम नोड नंबर I to J, अगर आपके पास कोई अगर एक्टिविटी है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, उसका एक्चुअल ड्यूरेशन सपोज करो DI सपोज करो 4 डेज का है,
और इस वाले पे एल का वैल्यू आपको नोन है, एल का वैल्यू सपोज करो आपके पास 10 है, एल का वैल्यू कितना है आपके पास 10 डेज है। तो अगर इस वाले नोड पे जेथ वाले नोड पे अगर है फ्रॉम ith टू जेथ नोड, वैसे कंडीशन में इस वाले पे आप एल का वैल्यू क्या लिख सकते हो, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बैकवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब होता है अगर आपको लेट से लेट अगर 10 पे सबमिट करना है, 4 दिन का काम है, इसका क्या मतलब है बताना, आप कब लेट से लेट उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट से लेट कब स्टार्ट कर पाओगे बताना, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, या रिवर्स लिख सकते हो 10 - 4 = 6। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 10 - 4 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसा 6 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे डिटरमाइन कर दिए। तो ये हुआ रिवर्स वे में कि आपको कब लेट से लेट आपको कब सबमिट करना है, पहले वो डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आके ये वाला 6 क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे। इसी को बोलते हैं बैकवर्ड पास मेथड, यानी जितना भी लेटेस्ट फिनिश टाइम है जिसको मैं सिंबल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सभी का सब बैकवर्ड पास मेथड से क्या होगा, रिप्रेजेंटेड होगा, सबसे पहली बात। और इस टाइप का होगा, ये तो वो सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए। जैसे पहले मैंने आप देखोगे यहाँ पे फॉरवर्ड पास मेथड में पहले मैं एक एक्टिविटी के लिए बताया, फिर मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए बताया। तो यहाँ पे भी वैसे देखता हूँ, अगर मान लो मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी है, सपोज करो अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ एल। यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक्टिविटी ऐसा है 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मान लो इस वाले नोड पर डिसाइड करना चाहता हूँ व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ एल, और यहाँ से मान लो ऐसा एक एक्टिविटी यहाँ से ऐसा था, राइट, एक एक्टिविटी यहाँ से सपोज करो ऐसा, और एक एक्टिविटी सपोज करो यहाँ से इस टाइप का, 3 एक्टिविटी इस वाले नोड से अराइज हो रहा था, फ्रॉम दिस नोड 1 2 3 एक्टिविटी है। तीनों ड्यूरेशन देखता हूँ, सपोज इसका ड्यूरेशन जो है 5 डेज का है, इसका 6 का है, और इसका कैसे होता है ना 7 का है, इस टाइप से बोलूँगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इस चीज़ को आप अगर देखते हो, इसका जो एल का वैल्यू है, सपोज करो ये यहाँ पे है 10 है एल का वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं एल का वैल्यू देखूँ तो ये जो एल का वैल्यू है, सपोज करो वो 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एल का वैल्यू है वो सपोज करो आपके पास है 11 है यहाँ पे, ऐसा हो गया, 3 एल का वैल्यू हो गया। अब बात करूंगा व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एल ऑन दिस नोड, इस वाले नोड पे एल का वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पे। तो इस वाले नोड पे अगर मुझे एल का वैल्यू लिखना है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप देखोगे 10 - 4 6 होता है यहाँ पे, वैसे कंडीशन में अगर यहाँ पे आप देखना चाहोगे 10 - 4 = 6, यहाँ से 10 - 4 = 6, यहाँ पे आप देखो 10 - 5, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 आ सकता है, पॉसिबिलिटी 5 आने की है। 8 - 6 पॉसिबिलिटी कितना है, 2 आने का पॉसिबिलिटी है। 11 - 7 यहाँ पे 4 आने का पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ पे भी हमने पॉसिबिलिटी की बात की थी, देखो यहाँ पे 3 + 5 8 हो रहा था, 4 + 6 10, 5 + 7 12 हो रहा था। 3 पॉसिबिलिटी में मेरे को सबसे मैक्सिमम वाले को कंसिडर करना होता है। यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, राइट, सो एल विल बी मिनिमम ऑफ, यहाँ पे रिवर्स लिखना है, वहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम ऑफ ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज, और ऑल द पॉसिबिलिटीज जो जितना भी है 2 3 4 5 आपके जितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 था, 2 था और 4 था, इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वाला होगा 5 2 और 4, यानी इस वाले नोड के ऊपर एल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल ऑन दिस नोड, इस वाले नोड पे आ जाएगा मिनिमम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, और यहाँ पे कैसा था मैक्सिमम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे था मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम वाला यहाँ पे केस हो गया है। तो वैसे कंडीशन में अगर मैं सभी नोड पे अगर सपोज करो अगर लिखना चाहता हूँ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एल, तो स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे लास्ट वाले नोड से। आप देखोगे इस वाले प्रोजेक्ट में मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा लास्ट वाले नोड से, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दिस हियर वी हैव वैल्यू एल, यहाँ पे एल का वैल्यू, लेकिन एल का वैल्यू क्या होगा, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे रहा था, पेंटिंग वाला एग्जांपल, जहाँ पे मैंने आपको 7 डेज प्रोवाइड किया था और एक्चुअल में 3 डेज का वर्क था। तो आप डिसाइड कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि लास्ट वाला जो नोड है उस पर एल का वैल्यू 7 होना चाहिए, 7th वाले डे पे मुझे सबमिट करना है। उस वाले एग्जाम्पल में तो ऐसा था, बट इस वाले प्रोजेक्ट में तो ऐसा कुछ आपको बताया ही नहीं है कि आपको लास्ट कब सबमिट करना है, इस प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं बताया है। तो आप क्या सोचोगे, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप क्या सोचोगे, अगर आपके क्लाइंट ने आपको अगर मान लो डेडलाइन नहीं दिया, आपके क्लाइंट ने आपको बताया नहीं कि प्रोजेक्ट आपको कब चाहिए, उसके आप उसको बना के कब देना है, तो आप क्या सोचोगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको बना के दे दो, क्योंकि जितना जल्दी आप पहले वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे उतना ही जल्दी आप दूसरे वाले प्रोजेक्ट को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो ई का वैल्यू 14 है, उसका मतलब ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी 14 डेज में कंप्लीट हो सकता है। तो आप ये मान लो कि लेट से लेट भी कितने दिन में कंप्लीट करोगे, 14 डेज में ही कंप्लीट करोगे। तो एल का वैल्यू यहाँ पे 14 डेज हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा 14 डेज। एक चीज़ नोट पॉइंट भी यहाँ पे याद रखोगे कि हमेशा लास्ट वाले नोड पे ई और एल का वैल्यू हमेशा सेम लेना है, यानी एल का वैल्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे जो उस नोड पे ई का वैल्यू आया था, यानी दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। ई और एल का वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, सेम लेंगे, जब तक प्रॉब्लम में ये ना बोल दे कि आपको क्लाइंट ने आपको सपोज करो, क्लाइंट अगर ऐसा बोल दे कि इस वाले प्रोजेक्ट को क्लाइंट को 20 डेज में देना है, अगर 20 डेज में देना होता तब यहाँ पे कितना आ जाता बताना, 20 आ जाता।
बट जनरली ऐसा दिया हुआ नहीं होता है गेट एग्जाम में, तो हमेशा हम लोग ऐसा करते हैं ई और एल का वैल्यू हमेशा सेम लेके स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चालू करेंगे, क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे फॉरवर्ड गया हूँ, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गया हूँ, अब कहाँ से जाऊँगा, राइट टू लेफ्ट आ जाऊँगा, दैट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाऊँगा, एल का वैल्यू 14 लूँगा और पीछे डायरेक्शन में आना स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला अगर मैं इस वाले नोड पे अगर L का वैल्यू डिसाइड करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L ऑन दिस नोड, इस वाले नोड पे L क्या, तो इस वाले नोड से कितना एरो बाहर की तरफ गया था बताना, सिंगल एरो बाहर गया था, तो सिंगल एरो के लिए तो बहुत ही सिंपल है, 14, यहाँ पे L का वैल्यू 14 है, 14 माइनस 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बात करूंगा इस वाले नोड पे L का वैल्यू कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, इस वाले नोड पे L का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे L का वैल्यू कैसे हो सकता है, देखो इस वाले नोड से 2 एरो बाहर की तरफ गया था, दोनों को पीछे की तरफ लेके आना है मेरे को, जैसे यहाँ पे आप देखो मैंने आपको ऐसे ही यहाँ पे बताया है, इस वाले नोड से आप देखो यहाँ पे इस वाले नोड से कितना एरो बाहर गया था बताना, 1 2 3, इस वाले नोड से 3 एरो बाहर की तरफ गया था, 3 एरो बर्स्ट हुआ था, उन तीनों एरो को मेरे को क्या करना है, पीछे वाले डायरेक्शन में रिवर्स लेना है और उन तीनों में जो मिनिमम आएगा उसको मुझे सिलेक्ट करना है। वैसे यहाँ पे आप देखोगे इस वाले नोड पे, नोड नंबर 3 पे अगर मैं एल का वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो नोड नंबर 3 से एक्चुअली 2 एरो क्या हुआ था, बर्स्ट हुआ था, दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले लो, तो यहाँ पे देखो 10, एल का वैल्यू कितना है 10 माइनस 5, पॉसिबिलिटी कितनी आएगी आपके पास, 5 की पॉसिबिलिटी आएगी। यहाँ से देखोगे L का वैल्यू 14 माइनस 6, पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा बताना है यहाँ पे, तो 14 माइनस 6 करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा, दोनों में मिनिमम कौन सा, छोटा कौन सा 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 आ गया यहाँ पे। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L ऑन दिस नोड, इस नोड पे L का वैल्यू कितना होगा, देखते हैं यहाँ पे नोड नंबर 2 से कितना एरो बाहर गया था बताना, ये डमी वाला एरो बाहर आया था, ये वाला एरो बाहर आया था और ये वाला एरो बाहर आया था, इन तीनों को पीछे डायरेक्शन में लो, कितना हो जाएगा बताना, L का वैल्यू 14 माइनस 4 यानी पॉसिबिलिटी आने की है 10, छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे, और ये L का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 4 ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, और ये 5 L का वैल्यू 5 माइनस 0 ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। देखो 5 6 और 10 तीनों में सबसे छोटा वाला कौन सा बताना 5 है, तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब देखेंगे फिर नोड नंबर 1 पे व्हाट्स द वैल्यू ऑफ L का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो यहाँ से 2 एरो गया था, एक ये A वाला और ये B वाला, दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले लो, पीछे ले लो, तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से 5 माइनस 5 यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों में सबसे स्मॉलर वाला कौन सा है, दोनों में छोटा कौन सा है 0 है, तो यहाँ पे कितना 0 है। और ये भी नोट पॉइंट ध्यान देना है कि सबसे पहले वाले नोड पे दोनों E और L का वैल्यू हमेशा सेम होगा, अगर मैंने यहाँ पे E और L के वैल्यू को क्या रखा है सेम रखा है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि सबसे लास्ट वाले नोड पे E और L का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए और सबसे पहले वाले नोड पे भी E और L का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, सभी नोड पे E और L दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम को क्या कर लिया हूँ यहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ। अब आगे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा स्लैक को डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ को डिस्कस करूँगा। तो सभी नोड पे E और L का वैल्यू यहाँ पे डिसाइड कर दिए हैं क्या होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे डिसाइड करूँगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लैक ऑफ इवेंट। स्लैक ऑफ इवेंट, इवेंट का स्लैक क्या होता है रिप्रेजेंटेड बाय S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लैक, तो स्लैक का वैल्यू जो होता है किसी भी नोड पे वो होता है L माइनस E हो जाता है, यहाँ पे L माइनस E हो जाएगा। देखते हैं पहले वाले नोड पे कैसा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लैक, तो पहले वाले नोड पे स्लैक का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 0, तो यहाँ पे S का वैल्यू हो जाएगा 0। इस वाले नोड पे देखेंगे स्लैक का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे स्लैक का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर इस वाले नोड पे अगर देखते हैं तो इस वाले नोड पे भी स्लैक का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इस वाले नोड पे हो जाएगा स्लैक का वैल्यू हो जाएगा 0, और इस वाले लास्ट वाले नोड पे स्लैक का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो मैंने सॉरी इस पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 5 माइनस 3 स्लैक का वैल्यू 2, तो यहाँ पे सभी नोड में मैंने स्लैक का वैल्यू यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा क्रिटिकल एक्टिविटी को डिसाइड करूँगा। सो व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटी, तो जनरली ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ऐसा परसेप्शन होता है कि अगर कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि क्रिटिकल अगर एक्टिविटी की बात करते हैं राइट, तो ड्यूरिंग द क्लासरूम हम लोग ऐसा कई बार एनालिसिस करते हैं, कई बार मैं ऐसा देखता हूँ स्टूडेंट लोगों का ऐसा कंसेप्ट होता है, परसेप्शन होता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास नोड नंबर I से लेकर नोड नंबर J पे अगर कोई एक्टिविटी अगर है और अगर उस एक्टिविटी का नोड नंबर ith वाला यानी टेल और हेड दोनों का स्लैक अगर 0 है, यहाँ पे स्लैक 0 है और यहाँ पे अगर स्लैक 0 है, तो ऐसे एक्टिविटी को डबल लाइन एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस एक्टिविटी को बोला जाता है क्रिटिकल एक्टिविटी। ऐसा कई बार स्टूडेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कई बार देखता हूँ क्लासरूम में जब पढ़ाता रहता हूँ तो कई बार देखता हूँ, बहुत बार बहुत सारे बैच में ऐसा एनालिसिस करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं फ्रॉम S = 0 टू S = 0
और पूछने से बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर पहले से पढ़ा हुआ है, इजी है, यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ा हुआ, लाइक दिस एंड दैट, राइट। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा यहाँ पे, और वो ये नोट पॉइंट ऐसा बोलना चाहूँगा कि अगर मैं यही वाला कंसेप्ट अगर यहाँ पे लगाऊँ तो ये कंसेप्ट अगर सही है तो कितना सही है, क्या ये कंसेप्ट हमेशा सही है, ऑलवेज ट्रू, राइट। मैं ये नहीं बोलता कि कंसेप्ट ट्रू नहीं है, सही नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ चेक करूँगा, क्या ये कंसेप्ट हमेशा सही है या कभी ये कंसेप्ट फॉल्स भी हो सकता है, राइट। देखते हैं यहाँ पे अगर इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कौन कौन सा एक्टिविटी क्रिटिकल हो जाना चाहिए। तो डबल लाइन लगा देता हूँ एरो पे, देखेंगे s इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू जीरो से s इक्वल टू जीरो तक, तो यहाँ पे काम करो, ऐसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ऐसे डबल लाइन लगा दी, ये वाला एक्टिविटी क्रिटिकल, b वाला एक्टिविटी क्रिटिकल हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये तो जीरो नहीं है तो 2 है, तो यहाँ नहीं लग सकता। उसके बाद देखोगे फ्रॉम s इक्वल टू जीरो टू s इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी एक डबल लाइन यहाँ से लगा देता हूँ, ये भी हो जाएगा आपके पास, क्रिटिकल हो जाएगा। उसके बाद s इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू जीरो टू s इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी आप ऐसे एक डबल लाइन लगा दोगे, इस टाइप से एक डबल लाइन ऐसे लगा देते हो, लाइक दिस, ऐसा यहाँ पे लगा दिए, ये भी क्रिटिकल हो गया आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे भी एक डबल लाइन ऐसा लगा दिया, फ्रॉम s इक्वल टू जीरो टू s जीरो, डबल लाइन लगा दी क्रिटिकल। हाउ मेनी क्रिटिकल एक्टिविटीज, मेरे पास कितना क्रिटिकल एक्टिविटी आ गया, 1 2 3 4 क्रिटिकल एक्टिविटी है, b वाला, c वाला, e वाला और g वाला, चारों क्रिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस वाले कंसेप्ट को यूज़ करता हूँ, फ्रॉम s इक्वल टू जीरो टू s इक्वल टू जीरो, अगर मैंने इस वाले कंसेप्ट को अगर यूज़ किया तो अब बात करते हैं कंसेप्ट सही है नहीं सही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बेसिक देख लेता हूँ, व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर थोड़ा सा बेसिक्स को देखो कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है। क्रिटिकल एक्टिविटी, व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्रिटिकल एक्टिविटी का सीधा सा मतलब होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। क्रिटिकल एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी विच डू नॉट हैव, एक्टिविटी विच डू नॉट हैव, which do not have relax or delay provided, relax और delay provided, जिसको relax या delay provided नहीं होता है उस एक्टिविटी को बोला जाता है क्रिटिकल एक्टिविटी बोला जाता है। आप यहाँ पे देखो s इक्वल जीरो टू s इक्वल जीरो है, तो ये तो स्लैक के बेसिस पे है कि हेड का स्लैक और टेल का स्लैक जीरो, तो उसको हम लोग क्रिटिकल बोल देंगे। तो इसको मैं चेक करूंगा कि ये वाला जो मेथड है किस हद तक सही है, कब तक सही है, या उसके किस पॉइंट के बियॉन्ड वो सही नहीं होगा करके। तो यहाँ पे देखेंगे रिलैक्स का वैल्यू निकालेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय रिलैक्स, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था, आज की क्लास में एग्जांपल देके। व्हाट इज रिलैक्स, रिलैक्स विल बी टाइम प्रोवाइडेड, तो ऐसा मैंने यहाँ बोला था टाइम प्रोवाइडेड, किसी काम के लिए आपको कितना टाइम मिला हुआ है, दैट इज टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ वर्क, उस वर्क का क्या ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क दैट इज DIJ, जिसको मैं DIJ से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, कई बार DIJ से मोस्टली रिप्रेजेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, टाइम ऑफ वर्क माइनस ड्यूरेशन ऑफ वर्क DIJ। अब टाइम प्रोवाइडेड आपको कैसे पता चलेगा, टाइम प्रोवाइड कैसे पता चलेगा, ध्यान देना है यहाँ पे। तो टाइम प्रोवाइडेड ऐसा है, अगर मान लो इस एक्टिविटी का यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखोगे अगर मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐसा बनाया है, ध्यान दो, और मैं ऐसा बोला कि भाई यहाँ पे जो E का वैल्यू जो है वो है 2 और यहाँ पे जो है वो L का वैल्यू आपके पास है 7, या और यहाँ पे DIJ का वैल्यू जो है वो है आपके पास 3। बताओ रिलैक्स कितना होगा या टाइम प्रोवाइडेड कितना होगा। अगर रिलैक्स को भी छोड़ देते पहले टाइम प्रोवाइडेड की बात करते हैं, टाइम प्रोवाइडेड कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम प्रोवाइडेड, कितना टाइम मिला हुआ है। तो कैसे डिसाइड करें कितना टाइम मिला हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। ये 2 बताता है कि जल्दी जल्दी 2 पे स्टार्ट कर सकते हैं, और L इक्वल टू 7 बताता है यहाँ पे लेट से लेट 7 पे फिनिश करना पड़ेगा। यानी आप जल्दी जल्दी 2 पे स्टार्ट करोगे, लेट से लेट आपको 7 पे फिनिश करना पड़ेगा। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। आपको 5 दिन का टाइम मिला हुआ है, क्योंकि आप 2 से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते और 7 तक आपको फिनिश करना है, तो आपको 5 डेज मिला हुआ है, यानी वो हो जाता है L। अगर ये ith वाला नोड है और अगर ये jth वाला नोड है तो टाइम प्रोवाइड कैसे हो जाएगा, ये LJ हो गया और ये EI हो गया, यानी ith वाले नोड का E का वैल्यू, jth वाले नोड का J का वैल्यू। इसे नोटेशन यहाँ पे I और यहाँ पे नोटेशन J लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा LJ माइनस EI हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, दैट इज 7 माइनस 2 5 यहाँ पे हो जाएगा। टाइम प्रोवाइडेड का फॉर्मूला होता है LJ माइनस EI। तो यहाँ से अगर मैं रिलैक्स का अगर फॉर्मूला देखना चाहूँ, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलैक्स, तो अगर मैं रिलैक्स का फॉर्मूला देखूंगा टाइम प्रोवाइडेड, दैट इज LJ माइनस EI माइनस DIJ, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलैक्स। यहाँ से आप रिलैक्स ऐसा लिख सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा रिलैक्स लिख दिया है, तो आप देखेंगे रिलैक्स, और रिलैक्स का वैल्यू अगर मान लो अगर आपका 0 है, वैसे कंडीशन में क्रिटिकल होगा। और अगर रिलैक्स का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, इफ रिलैक्स 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ रिलैक्स वैल्यू विल बी 0, तो वैसे को बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ रिलैक्स, अगर रिलैक्स का वैल्यू अगर 0 होता है
तो वैसे कंडीशन में उस एक्टिविटी को बोला जाता है क्रिटिकल एक्टिविटी बोला जाएगा, क्रिटिकल एक्टिविटी। बट इफ़ द वैल्यू ऑफ रिलैक्स, लेकिन जो रिलैक्स का वैल्यू है, रिलैक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ रिलैक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसे एक्टिविटी को बोला जाता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। ऐसे एक्टिविटी को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, मान लो अगर मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ और मेरे को जो किसी पर्सन ने टाइम दिया है और वो इतना ही टाइम दिया है कि मैं रिलैक्स ना ले पाऊँ। सपोज करो 5 दिन का काम है और अगले पर्सन ने मुझे 5 दिन ही टाइम दिया है काम करने के लिए, प्रोवाइड किया है मेरे को टाइम, तो वैसे कंडीशन में कितना रिलैक्स ले सकता हूँ? 0 रिलैक्स। तो वैसे कंडीशन में मेरे पास कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, या मैं डिले नहीं कर सकता उस काम को, बिकॉज अगर अगले ने मेरे को सिर्फ 5 दिन का ही टाइम दिया है और सही में वो काम भी 5 दिन का है, तो मेरे लिए तो रिलैक्स का वैल्यू 0 हो गया, यानी मैं डिले नहीं कर सकता हूँ उस काम को, मुझे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। तो अगर वैसे कंडीशन मैं क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ, इसका मतलब मैं काम पे फोकस करूँगा और दूसरा कोई रिलैक्सेशन या डिले या कोई और चीज़ नहीं कर सकता हूँ, क्रिटिकल कंडीशन में हूँ यहाँ पे। तो यही होता है क्रिटिकल कंडीशन का मतलब है कि जब आपके पास थोड़ा भी रिलैक्सेशन नहीं हो, 0 रिलैक्सेशन हो, या फिर आप बिल्कुल भी उस काम को डिलीवर नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉन एज क्रिटिकल। लेकिन जहाँ पे आपके पास रिलैक्स हो, जैसे आप देखो यहाँ पे रिलैक्स 5 डेज, यहाँ पे रिलैक्स अगर निकालना है तो कितना है बताना, तो टाइम प्रोवाइड कितना है, 5 डेज का है और 3 दिन का काम है, तो आपको 2 डेज यहाँ पर रिलैक्स मिलेगा। आप 2 दिन चाहो तो यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग के 2 डेज या तो लास्ट का 2 डेज आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर रिलैक्स करने मिलेगा। तो यहाँ पे काम करता हूँ, रिलैक्स निकालता हूँ एक्टिविटीज़ के लिए कितना रिलैक्स आएगा। तो आप देखोगे आपको लग रहा था कि बी वाला, सी वाला, ई वाला और जी वाला, ये चारों क्रिटिकल एक्टिविटी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट एस इक्वल टू 0 टू एस इक्वल टू 0। अगर ये वाले कंसेप्ट की बात करूंगा तो वहाँ उसके हिसाब से 4 आ रहा है। बट यहाँ पे काम करो, आप थोड़ा सा इसको चेक करो, जी वाले एक्टिविटी को चेक करो, देखते हैं जी वाले का क्या आएगा। अगर मैं जी वाले का रिलैक्स निकालना चाहता हूँ, यहीं पे निकाल रहा हूँ, ध्यान देना है, रिलैक्स फॉर जी। अगर मैं रिलैक्स निकाल रहा हूँ वो भी जी वाले एक्टिविटी के लिए, देखो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे। तो जी वाले के लिए कैसे बताना, थर्ड वाले नोड से फिफ्थ वाले नोड पे गया है, एल जे माइनस ई आई, मैं थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव किया था, एल जे माइनस ई आई, तो एल जे का वैल्यू कितना है 14 है यहाँ पे, तो 14 हो गया, माइनस ई आई का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 14 माइनस 5 माइनस डी आई जे, तो डी आई जे का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 6। आप देखोगे जो रिलैक्स का वैल्यू आया जी वाले एक्टिविटी के लिए, तो ये कितना आ जा रहा है 3 डेज का आ जा रहा है। सो हियर वी हैव 3 डेज, 3 दिन आ गया है। यानी जो जी वाला एक्टिविटी है वो 3 दिन रिलैक्स कर सकता है वहाँ पे। और मैंने साफ साफ बोला है, अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम अगर 0 से बड़ा हो जाए, अगर 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर देन है, तो वैसे एक्टिविटी को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बोला जाता है। तो ये वाला एक्टिविटी जो आपका जी वाला जो एक्टिविटी है तो नॉन क्रिटिकल हो गया। ये जो जी वाला एक्टिविटी है आपके पास, दिस एक्टिविटी इज नॉन क्रिटिकल, तो ये यहाँ पे हो गया नॉन क्रिटिकल हो गया है। सो हियर वी हैव नॉन क्रिटिकल, तो ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाता है। और अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को तो उसको डबल लाइन एरो से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि ये जो कंसेप्ट में लगा रहा था मैंने, डबल लाइन एरो क्यों लगाया था बताना, इस वाले कंसेप्ट के बेसिस पे, जहाँ पे एस इक्वल टू 0 से एस इक्वल टू 0 होता है। कई बार ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ऐसे क्रिटिकल एक्टिविटी होता है, इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से लगाया था, बट मैंने उसको हटा दिया है यहाँ पे। क्यों हटा दिया, क्योंकि एस इक्वल टू 0 से एस इक्वल टू 0 पे तो है नोड नंबर 3 से नोड नंबर 5 पे, बट आप देखोगे वहाँ पे रिलैक्सेशन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट है, जो भी स्टूडेंट लगाता होगा, आज के बाद से ध्यान देना है थोड़ा सा, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही नहीं होता ये कंसेप्ट। कई बार सही हो भी सकता है, कई बार सही नहीं भी हो सकता है। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एकदम गलत होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट गलत है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट हमेशा सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप बेटर होगा कि आप ऐसे रिलैक्स से चेक कर सकते हो। बट मैं बात करूंगा कि क्या मुझे गेट एग्जाम में सभी एक्टिविटी का रिलैक्स निकालना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ी देर के बाद गेट एग्जाम के प्रॉब्लम लूंगा, और ना तो मैं ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा फ्रॉम एस इक्वल टू 0 टू एस इक्वल टू 0, और ना तो मैं ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा जहाँ पे मैं रिलैक्स निकालूंगा। अगर क्रिटिकल एक्टिविटी अगर निकालने आता है, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, उस नेटवर्क में कितना क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो मैं दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करूंगा। बट मैं क्लास में सीखूंगा हाउ टू अप्लाई शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे उस वहाँ से देखूंगा। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा कोई भी गेट एग्जाम का आज तक लास्ट 30 ईयर्स में नहीं आया होगा क्वेश्चन। मैं 30 ईयर्स इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सिविल वाले भी सुन रहे होंगे तो उनको बोल रहा हूँ, सिविल वालों को क्या है ऑलरेडी 2 या 3 साल से सिर्फ सीपीएम पढ़ आ रहा है, बट मैकेनिकल में ऑलरेडी 32 ईयर्स से आ रहा है। तो लास्ट 30 ईयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ हो और शॉर्टकट उस पर अप्लीकेबल ना हो। ऑलमोस्ट शॉर्टकट उस पर अप्लीकेबल होता ही है। इसलिए तो मैं मैकेनिकल से एग्जाम्पल लूंगा, कुछ गेट एग्जाम के प्रॉब्लम्स लूंगा, और जहाँ पे मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई द शॉर्टकट्स
कैसे आप शॉर्टकट्स को अप्लाई कर पाओगे वो मैं यहाँ पे सीखूंगा कि उन शॉर्टकट्स को तो आपको ना तो इसको यूज़ करना पड़ेगा ना तो इसको यूज़ करना पड़ेगा, बट मेरा यहाँ पे सिखाने का एक ही पर्पस है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट भी बना सकता हूँ कि दिस इज द शॉर्टकट फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं हर शॉर्टकट के पीछे एक कहीं ना कहीं कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप गेट एग्जाम एकदम शॉर्टकट लगा के बना भी लेते हो, लेकिन आप इंटरव्यू फेस करने का जाओगे आफ्टर योर सिलेक्शन, आप अगर गेट एग्जाम को बहुत चीज़ क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो कंसेप्ट को भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रॉब्लम के टाइम पे शॉर्टकट को भी देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख लिया हूँ व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्रिटिकल एक्टिविटी जो है आपके पास वो ऐसा है कि कोई ऐसा एक्टिविटी जिसके पास रिलैक्स का वैल्यू 0 है, नो रिलैक्स, इसको बोलते हैं क्रिटिकल, और जिसका रिलैक्स का वैल्यू होता है कुछ ना कुछ होता है ग्रेटर देन 0, उसको बोलते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, यहाँ पे बोल देते हैं। और ये वाला मेथड तो मैं लगाऊंगा ही नहीं कभी गेट एग्जाम में, फ्रॉम s = 0 to s = 0, ऑल दो जो भी लगा रहा होगा आज के बाद तो आई थिंक उसको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख लिया कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ। आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्रिटिकल पाथ डिस्कस करने वाला हूँ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, कुछ गेट एग्जाम की प्रॉब्लम बनाता हूँ। तो अब डिस्कस करते हैं पाथ और क्रिटिकल पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पाथ। व्हाट इज नोन एज पाथ ऑफ ए नेटवर्क। अगर मान लो ये आपके पास ये नेटवर्क है तो इस नेटवर्क का पाथ क्या है। सो व्हाट इज पाथ। तो पाथ का सीधा सा मतलब होता है राइट वे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट नोड, फर्स्ट टू लास्ट नोड, फर्स्ट से लेके लास्ट नोड का वे जो होता है वो पाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है नोड नंबर 1 से 2 पे आप जा सकते हो, 2 से सीधा आप 5 पे जा सकते हो, ये एक आपके पास पाथ हो गया। एक पाथ ऐसा हो सकता है 1 से आप 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से सीधा 5 पे जा सकते हो, ये भी आपके पास एक पाथ हो गया। 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 4, 4 से 5 जा सकते हो। दैट मीन्स आपके पास सो मेनी पाथ, बहुत सारे पाथ यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया पाथ। अब बात करूंगा मैं क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज क्रिटिकल पाथ। उनमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, क्योंकि पाथ तो आपके पास वेरियस पाथ, बहुत सारे पाथ आपके पास हो सकते हैं। मैं भी आपको शो कर रहा था कि किसी नेटवर्क में ना 2, 3, 5, 10, 50, 100 बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बट विच वन इज द क्रिटिकल पाथ। कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा। तो ऐसा बोलूंगा पाथ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज, ओनली critical activities are known as critical path, are known as critical path। उस वाले पाथ को क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इस वाले के हिसाब से, तो आप देखोगे आउट ऑफ सो मेनी पाथ, बहुत सारे यहाँ पे पाथ है, उनमें से अगर आप सिर्फ एक पाथ पे फोकस करो, नोड नंबर 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, तो देखोगे 3 एक्टिविटी है, बी वाला एक्टिविटी, सी वाला एक्टिविटी और ई वाला एक्टिविटी। इस पाथ पे 3 ही एक्टिविटी और तीनों का तीनों क्रिटिकल है, इसलिए ये वाला जो पाथ होगा वो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो ऐसे बोलूँगा क्रिटिकल पाथ को मैं आज के बाद ना सिर्फ सीपी लिखूंगा, तो बार बार क्रिटिकल पाथ लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं सीपी लिखूंगा। सीपी मीन्स क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ यहाँ पे आपके पास कौन सा हो जाएगा बताना। तो आप नोड के फॉर्म में अगर लिखते हो तो आप लिख सकते हो 1 से 3 लिख सकते हो, 3 से 4 लिख सकते हो, 4 से 5 लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखो 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। लेकिन अगर आप मान लो एक्टिविटी के फॉर्म में लिखते हो तो बी के बाद सी और सी के बाद ई लिख सकते हो, BCE। तो आप या तो नोड के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो एक्टिविटी के फॉर्म में BCE। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही है और गेट एग्जाम में किसी भी रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है, तो दोनों आपको जानना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, आइदर इन फॉर्म ऑफ नोड और इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ यहाँ पे डिसाइड कर दिया। तो इस वाले आप देखोगे इस वाले नेटवर्क में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पाथ है, यहाँ पे B, C और E, ओनली 1 क्रिटिकल पाथ। एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ भी पॉसिबल होता है कई बार नेटवर्क में, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। B, C और E यहाँ पे आपके पास हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास ना बहुत सारे पाथ हैं, उनमें से सिर्फ यही वाला क्रिटिकल पाथ है। तो बाकी पाथ को इस वाले पाथ से थोड़ा सा मैं रिलेट करूँगा, कंपेयर करूँगा कि ये वाला पाथ बाकी पाथ से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है करके, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पाथ्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पाथ हैं, उन सभी का पाथ लेंथ में यहाँ निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर मान लो आपके पास मैं एक कॉलम में पाथ ले रहा हूँ, दूसरी तरफ ले रहा हूँ लेंथ ऑफ पाथ ले रहा हूँ, तो आपके पास बहुत सारे पाथ है। फॉर एग्जांपल AF पाथ है, ADE पाथ है, A डमी CE पाथ है, A डमी G पाथ है, BCE और BG पाथ है। ये पूरे पाथ यहाँ पे
जैसे मैं आपको थोड़ी पहले बताया भी था कि ये किसी भी पाथ के थ्रू आप फर्स्ट वाले नोड से लास्ट वाले नोड पे जा सकते हो, तो ये पाथ बना हुआ है। अब लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ का मतलब जैसे आप पहले वाला पाथ देखो, ए एफ पाथ देखो, तो ए एफ मतलब ए पे गए, उसके बाद सीधा वहाँ से एफ पे चले गए, तो फर्स्ट नोड से लास्ट नोड पे पहुँच गए। तो ए वाला 3 डेज, एफ वाला 4 डेज, दैट इज 3 + 4 7 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, देखो ए एफ वाले पाथ के लिए ए के लिए 3, एफ के लिए 4, 3 + 4 कितना हो गया? 7 डेज हो गया। वैसे ही ए डी ई के लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो ए वाला 3 है, डी वाला 4 है और ई वाला 4 है। 4 + 4 + 3 जो 11 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 11 डेज लिखा है। वैसे ही आप चाहो तो ऐड करके सभी पाथ का लेंथ आप यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या किया, इस नेटवर्क में, इस वाले प्रोजेक्ट नेटवर्क में जितना भी पाथ है सभी पाथ को लिखा और सभी पाथ का मैं लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, इन सभी पाथ में जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, बिकॉज ये जो दूसरा वाला कॉलम में आपको लेंथ ऑफ पाथ बता रहा है, पहला वाला कॉलम वेरियस पाथ बता रहा है, तो जितने भी पाथ है उनमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ है आपके पास, आप यहाँ पे देखोगे ये जो 14 डेज है ये आपके पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क। इस नेटवर्क का ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, राइट, दैट इज 14। आप देखो बाकी की सभी वैल्यूज जो है 14 से कम है, ये 14 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, दैट्स व्हाई दिस पाथ इज नोन एज लॉन्गेस्ट पाथ। तो 14 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है? तो 14 इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, दैट मीन्स BCE। तो आप एक चीज देख सकते हो कि थोड़ी देर पहले मैं आपसे क्रिटिकल पाथ के बारे में डिस्कशन भी किया था कि BCE वाला जो पाथ है वही क्रिटिकल पाथ है, और आप यहाँ से ऐसे नोटिस कर रहे हो कि ये लॉन्गेस्ट पाथ होता है। इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक नोट पॉइंट याद करके रख सकते हो, दैट क्रिटिकल पाथ, CP अगर मेरे को डिफाइन करना है क्रिटिकल पाथ, तो ऐसा भी बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क का जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसी को बोला जाता है क्रिटिकल पाथ। वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इसको आप ध्यान रखोगे। और गेट एग्जाम में क्या होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं क्या करूंगा ना, कोई मेथड नहीं अप्लाई करूंगा, इवन तो मैं नेटवर्क भी नहीं बनाऊंगा। आप देखोगे थोड़ी देर बाद मैं सॉल्व करूंगा, 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा क्लास में। मैं क्या करूंगा, जितना जल्दी हो सके बनाऊंगा, यानी मैं ना तो मैं नेटवर्क ड्रॉ करूंगा उस प्रॉब्लम को पढ़ के, ना तो मैं ई का वैल्यू, ना तो मैं एल का वैल्यू निकालूंगा, ना तो मैं स्लैक एस के वैल्यू निकालूंगा, ना तो मैं रिलैक्स का वैल्यू निकालूंगा, किसी भी चीज़ का वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा। मैं सिर्फ एक शॉर्टकट वहाँ पे लूंगा और इस नोट पॉइंट को वहाँ पे यूज़ करूंगा प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, क्रिटिकल पाथ इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करेंगे, ध्यान देना है, एक चीज़ और नोटिस क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ व्हाट इज E = 14, अगर लास्ट वाले नोड पे अगर E का वैल्यू 14 लिखा है, थोड़ी देर के लिए L का वैल्यू यहाँ से हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लास्ट वाले नोड पे अगर E का वैल्यू आपको लिखा हुआ है 14 डेज अगर लिखा है, नाउ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी नोड पे E का वैल्यू जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस नोड से स्टार्ट होने वाला जो एक्टिविटी है, उस नोड से स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी जल्द से जल्द कब स्टार्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे E का वैल्यू 5 है, इसका ये मतलब है कि एक्टिविटी A जो है वो जल्द से जल्द 5 पे स्टार्ट हो सकता है। तो अगर ये वाला एक्टिविटी, A वाला एक्टिविटी जल्द से जल्द 5 पे स्टार्ट हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी पहुँच रहा होगा वो फिनिश हो जाएगा 5 पे ही, ऐसा बोल सकता हूँ। वैसे कंडीशन में अगर मैं पूछूंगा यहाँ से कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, तो बोलोगे यहाँ पे तो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया नोड नंबर 5 पे, इसका मतलब यहाँ से सेकेंड वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा, सेकेंड वाला प्रोजेक्ट। तो सेकेंड वाला प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी कब स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज इस वाले नोड पे E का वैल्यू 14 लिखा है, इसका ये मतलब है कि सेकेंड वाला जो प्रोजेक्ट है आपका जल्दी से जल्दी 14 डे पे क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। यानी फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट कब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकता है, 14 पे कंप्लीट हो सकता है। मिनिमम टाइम का कितना लेगा कंप्लीट होने के लिए, तो 14 डेज लेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी जो सेकेंड वाला है ना 14 डेज में स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब पहला वाला जल्दी जल्दी कब कंप्लीट हो सकता है, तो 14 डेज में कंप्लीट हो सकता है करके। तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम या इसी को मिनिमम ड्यूरेशन भी बोलते हैं, और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कुछ लोग खाली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कई बार बोला जाता है, सिंपल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कोई भी वर्ड है इन तीनों में से, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, तो वो आप ऐसा लिख सकते हो। आप देखो मिनिमम कितने टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है, आप एक देख सकते हो 14 टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है। सो दिस इज नोन एज PD, PD यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, PD स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन।
तो यहाँ पे लास्ट नोड पे ई का वैल्यू जो 14 लिखा है उसको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पीडी, शॉर्ट फॉर्म में उसको पीडी बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी यहाँ बोला जा सकता है। तो 14 हो रहा है। आप देखोगे यही 14 जो था वो लॉन्गेस्ट पाथ भी था और यही 14 जो है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी है। तो अगर मुझे पूछेगा व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो अगर कुछ मुझसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का क्या वैल्यू है, या फिर पूछे व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर पूछे मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसका मतलब एक ही होगा कि वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ई ऑन लास्ट नोड, ऑन लास्ट नोड, आपका जो लास्ट नोड होगा उस पे ई का वैल्यू क्या है। या फिर उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, लेंथ ऑफ क्रिटिकल और लॉन्गेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ क्रिटिकल और लॉन्गेस्ट पाथ। तो या तो आप बोल सकते हो कि जो लेंथ ऑफ क्रिटिकल होगा या फिर जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो भी वैल्यू जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, तो ये वाला पाथ जो आपका सीपी है, आप देख सकते हो ये आपके पास जो बी सी ई वाला पाथ है ये आपके पास क्रिटिकल पाथ है, दिस इज द क्रिटिकल पाथ आउट ऑफ ऑल दिस पाथ। तो क्रिटिकल पाथ जो उसका लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ कितना है 14 डेज है यहाँ पे। तो आप देखोगे 14 डेज जो वो लॉन्गेस्ट पाथ भी वही है, क्रिटिकल पाथ भी वही है, उसी को बोलेंगे। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ बोल लो या फिर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ बोल लो, वही आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का वैल्यू देगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ये अगर मेरे से पूछेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो इन दोनों में से किसी भी एक को ले सकता हूँ, या तो ई का वैल्यू लास्ट वाले नोड को लेना है, या तो लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ या फिर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ डिसाइड कर देना है। बहुत बारी क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होगा आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, नोट डाउन इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान रखना है। और ये शॉर्टकट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क, दोनों मेरे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया हूँ क्रिटिकल, डिस्कस कर लिया हूँ व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटी एज वेल एज क्रिटिकल पाथ, दोनों डिस्कस कर लिया हूँ। क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जिसके पास कोई भी रिलैक्सेशन या जिसके पास कोई भी डिले प्रोवाइडेड नहीं होता है, और क्रिटिकल पाथ का ऐसा मतलब वो पाथ नेटवर्क का जिसके ऊपर आने वाला सभी एक्टिविटी क्रिटिकल होना चाहिए, वो क्रिटिकल पाथ हो जाता है। अब बात करते हैं ऐसा कि रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है। अगर मैं रियल लाइफ में, अगर मान लो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, अगर मैं सीपीएम पढ़ रहा हूँ, जिसको शेड्यूलिंग टेक्निक बोलते हैं, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर इसको कहाँ पे यूज़ करेगा, तो रियल लाइफ में इसका जो यूज़ होता है बहुत ही सिंपल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जो आपका क्रिटिकल पाथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, और अगर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है इसका मतलब वहाँ पे डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे डिले या फिर रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड नहीं है। अगर आप थोड़ा भी डिले करोगे तो पूरा प्रोजेक्ट आपका डिले होने लगेगा। तो बेसिकली होता है क्या है, क्रिटिकल रियल लाइफ में क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चल जाए कि ये वाला पाथ क्रिटिकल है, बी सी और ई क्रिटिकल है, और मान लो सी वाले पाथ पे, अगर मान लो सी वाला जो साइट है वहाँ पे अगर कोई वर्क काम चल रहा है, वहाँ पे मान लो सडनली अगर कोई मशीन अगर मान लो ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई मशीन अगर फेल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको दिख रहा है कि डी वाला पाथ या ई वाला पाथ जो है ना, यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है, कोई यहाँ डिले किया जा सकता है बट यहाँ डिले नहीं किया जा सकता, बिकॉज क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ में डिले नहीं किया जा सकता है बट यहाँ पे डिले किया जा सकता है। तो अगर सेम मशीन यहाँ या फिर यहाँ दोनों में से किसी भी वर्क पे काम कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो इंस्टेंटली, ऐसा यहाँ पे बोलूँगा। अगर यहाँ का फेल हो गया डी वाले का तो यहाँ से शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिपेयर हो जाएगा, फिर वहाँ पे काम चलेगा, बिकॉज वहाँ पे रिलैक्सेशन आप वहाँ पे डिले कर सकते हो थोड़ा, बट यहाँ पे डिले नहीं कर सकते हो। तो ये रियल लाइफ, तो बेसिकली इसका ना रियल लाइफ का और भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन। तो रियल लाइफ में इसको हम लोग बहुत अच्छे से ना रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बना सकते हैं कि रियल लाइफ में सीपीएम वर्ड का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब चीज़ देखते हैं। आगे जाके जब हम लोग को काम करना पड़ता है, आगे जाके जब फ्यूचर में जाके आप किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, राइट, तो आफ्टर योर स्टडी, तो वैसे कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला होता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सीखते हो अगर आप मैनेजमेंट के साइड पे जाते हो तो ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैनेजमेंट को उतना बात नहीं कर रहे, रियल लाइफ को उतना बात नहीं कर रहे, छोटा सा एग्जांपल देखिए रियल लाइफ में कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे गेट एग्जाम को फोकस कर रहा हूँ, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा। तो गेट में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गेट में मेरे को ना इन दोनों फॉर्मुले का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो मैं क्या करता हूँ गेट एग्जाम के ना 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पे बनाता हूँ, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा मैकेनिकल से और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट सिविल वाले भी उसको ध्यान से देखेंगे, बिकॉज सिविल वालों को क्या है, गेट एग्जाम में आते हुए 2 या 3 साल हो रहा है, उनका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अभी सिंपल है, सिंपल लेवल आ रहा है वहाँ पे, बट मैकेनिकल में अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैकेनिकल वाले प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कितने कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रॉब्लम ले रहा हूँ, गेट 2015 से आया हुआ मैकेनिकल में। प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा है, फॉलोइंग डेटा रिफर टू द एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट वेयर नोड नंबर 1 रिफर टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नोड नंबर 5 रिफर टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क इज, आपसे साफ साफ पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, विच पाथ इज द क्रिटिकल इन द नेटवर्क, कौन सा पाथ क्रिटिकल होगा। 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे ये टेबल आपको बना के दिया है, एक्टिविटी दिया हुआ है,
वेरियस, साथ ही उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। और आपसे बात कर रहा है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका ना तो इस टेबल को देख के ना तो मैं नेटवर्क ड्रॉ करूँगा और ना ही मैं किसी मेथड को अप्लाई करूँगा, ई का वैल्यू या एल का वैल्यू या फिर कोई स्लैक निकालूँ, कुछ भी नहीं निकालूंगा। मैं जो आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि मैं जो शॉर्टकट लेने वाला हूँ, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस के थ्रू मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि कोई मिस्टेक मेरे से नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं बना लिया हूँ, पाथ बना लिया हूँ, राइट, और साथ ही साथ क्या बना लिया हूँ, पाथ के बाद यहाँ पे वेरियस पाथ, चारों ऑप्शन था। आप देखोगे ऑप्शन ए बी सी या फिर डी यहाँ पे लिखा हुआ था। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चारों ऑप्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, चारों पाथ्स बना लेता हूँ और मैं पाथ लेंथ निकालूंगा और जो लॉन्गेस्ट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले एक चीज़ और मैं चेक करना चाहूँ, कौन सा पाथ ऐसा है जो एग्जिस्ट करेगा इन्हीं नेटवर्क के अंदर। जैसे देखेंगे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5। तो यहाँ पे देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5 एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला वाला पाथ तो एग्जिस्ट करेगा, इट्स ओके। दूसरा पाथ बोल रहा है 1 से 4, 4 से 3 और 3 से 5। तो अब देखोगे 1 से 4, राइट, 1 से 4, 4 से 3 और 3 से 5, ये भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे 1 से 4 भी एग्जिस्ट कर रहा था टेबल में, 4 से 3 और 3 से 5 भी एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ देखो 1 से 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से 3, यहाँ पे देखते हैं 1 से 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 3 से 4 है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ इसने दिया है 4 से 3 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये वाला 4 से 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एरो अगर होगा तो नेटवर्क नोड नंबर 4 से कहाँ जा रहा होगा बताना, नोड नंबर 3 पे जा रहा होगा। और अगर 4 से 3 एक बार एरो चला गया तो उसका रिवर्स एरो कभी भी नहीं आ सकता है, यानी 3 से 4 जो है वो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। 3 से 4, बिकॉज 4 से 3 यहाँ पॉसिबिलिटी आपको दिया हुआ है, 4 से 3 यहाँ पे दिया। आप एक चीज़ और सोच सकते हो, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में पढ़ाया था जब रूल्स टू ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क, तो मैंने आपको फल्करन्स रूल बताया था, जहाँ पे आपका जो हेड होना चाहिए हमेशा टेल के नंबर से कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। बट यहाँ पे गेट एग्जाम वालों ने जब बनाया है, गेट मतलब आईआईटी वालों ने जब बनाया है इस प्रॉब्लम को, तो उन्होंने फल्करन्स रूल को फॉलो नहीं किया है। यही इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फल्करन्स रूल एक नंबरिंग रूल है। अगर आईआईटी वालों ने प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे अगर फल्करन्स रूल को फॉलो नहीं किया है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग को बस फर्क ये पड़ता है कि अगर 4 से 3 यहाँ पे अगर उसने दे दिया है तो मैं उसका रिवर्स 3 से 4 कभी भी नहीं ले सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे आप देखो, ये जो 3 से 4 है, इट मीन्स ये ऐसा पाथ नेटवर्क में ऐसा एक्टिविटी नेटवर्क में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसको मैं कट लगा दिया तो ऑप्शन सी आपका हो गया रॉन्ग, ये हो गया गलत हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन डी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है 1 से 4, 4 से 5, तो अब देखोगे 1 से 4 ये है आपके पास और 4 से 5 भी एग्जिस्ट करता है। तो बाकी के 3 पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तीनों का लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1 से 2 का जो वैल्यू है आपके पास वो यहाँ पे कितना है, 2 है। और 2 से 3 का जो आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है। और 3 से 5 जो है वो आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आ गया ये 5 डेज आ गया, यहाँ पे ये आ गया 5 डेज आ गया। दूसरा वाला 1 4 3 5, तो 1 से 4 जो है वो आपके पास 3 है और 4 से 3 जो है वो आपके पास, राइट, 1 से 4 3, 4 से 3 भी ये 3 है और 3 से 5 आपके पास 2 है। तो ये आ गया आपके पास 8 डेज आ गया। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पाथ डू नॉट एग्जिस्ट आप लिख सकते हो, लिख दे रहा हूँ नॉट एग्जिस्ट, पाथ आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और 1 से 4 और 4 से 5, तो 1 से 4 आपका 3 है और 4 से 5 आपका 4 है। तो ये आ गया यहाँ पे 7 डेज आ गया। आप देख सकते हो आउट ऑफ दिस 3 पाथ जो एग्जिस्ट कर रहा है 5, 8 और 7, तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो आपके पास 8 है। सो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये आपके पास आ गया है लॉन्गेस्ट पाथ आ गया। और अगर आपके पास ये लॉन्गेस्ट पाथ आ गया है, सो दिस लॉन्गेस्ट पाथ इज नोन एज CP, दैट इज क्रिटिकल पाथ। यही आपके पास हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। और आपको निकालना था क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क, तो निकल गया है। 8 इज द लॉन्गेस्ट पाथ, क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 1 4 3 5। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो गया, दैट इज 1 4 3 5। तो आप देख पाओगे बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, मैंने उसको ईजी बना लिया। यानी मैं तो आपको यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि कैसे करना है, बट आप अगर इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो हार्डली आपको कुछ सेकंड ही लगेगा गेट एग्जाम में, आपको बहुत कम टाइम लगेगा आपको गेट एग्जाम में, विद इन मिनट बोल सकता हूँ।
विद इन 1 मिनट आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देखना है और सिर्फ चेक करना है कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ होगा यहाँ पे। साथ से ये भी चेक करना है कौन सा पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखेंगे सेकंड वाला प्रॉब्लम 2012 मैकेनिकल में आया हुआ है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम होगा प्रीवियस वाले प्रॉब्लम से सिमिलर टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे जो मिस्टेक करने का चांस जो है स्टूडेंट लोग से ज़्यादा हो जाता है अगर वो शॉर्टकट लेते हैं तो मैं भी यहाँ पे क्या है ना वो शॉर्टकट लेके बनाऊंगा प्रॉब्लम को, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में दूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। देखते हैं कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, प्रेडिसेसर दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका ड्यूरेशन दिया इन टर्म्स ऑफ डेज आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ पूछ रहा है द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का यानी इस वाले प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही चीज़ मैं करूँगा, सबसे पहले डिसाइड करूँगा कौन सा पाथ ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद जितने भी पाथ बच जाएंगे उन सभी का लेंथ निकालूंगा और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मान लो ए से बी है, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है ए से बी, और ये देखना नोड नहीं है, ये एक्टिविटी है, नोड नहीं, सबसे पहले ध्यान देना। इसका मतलब ए से बी का मतलब ये होगा जरूर कोई नोड से दूसरे नोड तक गया होगा, तो ये एक्टिविटी ए हो गया होगा ऐसा। उसके बाद दूसरा एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये वाला एक्टिविटी बी हो गया होगा, ऐसा देख सकते हो। तो ये ए बी ऐसा लिख सकता हूँ, यानी बी वाला जो है वो ए वाले पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ ए बी एक्टिविटी के लिए। तो ए बी एक्टिविटी का मतलब ये है कि बी वाला ए वाले पे डिपेंड कर रहा है, बी डिपेंड्स ऑन ए। तो यहाँ पे आप चेक करो क्या बी वाला ए पे डिपेंड करता है, प्रेडिसेसर है, यस है, बी वाला ए पे डिपेंड करता है। वैसे ही आप देखोगे बी से लेके ई तक, क्या ई वाला बी पे डिपेंड करता है, तो क्या ई वाला बी पे डिपेंड करता है, यस ओके ट्रू है। ई से लेके जी तक, जी वाला ई पे डिपेंड करता है, तो जी वाला ई पे डिपेंड करता है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे एच से जी, तो एच वाला जी पे डिपेंड करता है, तो हाँ एच वाला जी पे डिपेंड करता है क्योंकि उसका प्रेडिसेसर है, यानी ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ए से सी पे जाते हैं, क्या सी वाला ए पे डिपेंड कर रहा है, तो सी वाला ए पे डिपेंड कर रहा है, इट्स ओके। उसके बाद क्या जी वाला सी पे डिपेंड कर रहा है, तो जी वाला सी पे डिपेंड करता है, ये भी ओके है। क्या एच वाला जी पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या एच वाला जी पे, इट इज ऑल्सो ओके। तीसरा देखते हैं ए डी एफ एच, डी वाला ए पे डिपेंड करता है, यस डी वाला ए पे डिपेंड करता है। एफ वाला डी पे डिपेंड करता है, तो एफ वाला डी पे डिपेंड कर रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ एच वाला एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देखोगे एच वाला एफ पे डिपेंड कर रहा है, ये भी ओके। अब लास्ट वाला देखते हैं, बी वाला ए पे डिपेंड कर रहा है, बी वाला ए पे डिपेंड कर रहा है, तो बी वाला ए पे डिपेंड कर रहा है, इट इज ओके। सी वाला जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, तो सी वाला जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो ये सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पे दिया हुआ है सी वाला बी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है यहाँ पे। इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं हो सकता, पाथ डू नॉट एग्जिस्ट, ये वाला पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बाकी ए बी सी 3 पाथ आपके पास बचा हुआ है, तीनों का लेंथ निकालते हैं, देखते हैं कौन सा लॉन्गेस्ट होगा, वही वाला क्रिटिकल पाथ होगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखो मैंने वैसे ही किया है, पाथ और उसका लेंथ बना लिया हूँ मैं यहाँ पे, और पाथ और उसका लेंथ बनाने के बाद मैं क्या कर लिया हूँ, और यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन ए बी सी डी को लिख दिया हूँ, 4 पाथ को लिख दिया हूँ, जस्ट लाइक ऑप्शन जो दिया हुआ था प्रॉब्लम में, डी वाले को लिख देता हूँ डू नॉट एग्जिस्ट, डी लिख देता हूँ डू नॉट एग्जिस्ट, पाथ डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेटवर्क, नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी का निकालूंगा, तो ए का लेंथ आप देखोगे ए बी ई जी एच, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू अगर देखोगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, ई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2, और जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, और एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। इसको ऐड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज, ये आपके पास आ रहा है ए सी जी एच आ जा रहा है, तो ए का वैल्यू आपके पास 3 है, और सी का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, जी और एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 और 2 दिया हुआ है, और ए डी एफ एच ए का वैल्यू 3 दिया है, और डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, और एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 9, और एच का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 2 दिया है। ऐड करते हैं तीनों कितना हो जाएगा, यहाँ 6 2 8 10 राइट 17 यहाँ पे आ रहा है, 17 डेज आ रहा है यहाँ पे। ये जो आपके पास आ रहा है तो ये आ जा रहा है आपके पास राइट 6 to 8, और यहाँ पे हो जाएगा राइट 15 हो जाएगा यहाँ पे 6 to 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 सॉरी 16 नॉट 15 8 16 6 to 8 5 3 8 8 16 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे ये हो रहा है 9 आपके पास हो रहा है, 3 + 4 7 + 2 9, तो 9 9 18 यहाँ पे हो जा रहा है, ये हो गया आपके पास 18। तीनों पाथ का लेंथ निकाल लिया हूँ, तो ये आ रहा है आपके पास 17 डेज, ये आ रहा है आपके 16 डेज आ रहा है, और ये आपके पास यहाँ 18 डेज आ रहा है। तीनों लास्ट वाला पाथ तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तीनों में आप देखोगे 17 16 18 18 इज द लॉन्गेस्ट वन, तो ये 18 जो है वो आपके पास कैसा आ रहा है बताना, लॉन्गेस्ट पाथ आ रहा है नेटवर्क का। दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, और इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पाथ, सिर्फ CP लिख रहा हूँ, दैट इज क्रिटिकल पाथ।
क्रिटिकल पाथ बोल रहा हूँ, CP क्रिटिकल पाथ बोल दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे 18 डेज वो लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ है, तो 18 डेज किसके लिए आ रहा है, तो 18 डेज आप देखोगे इस वाले के लिए आ रहा है, सी वाले ऑप्शन के लिए आ रहा है, दैट इज ADFH इज द क्रिटिकल पाथ। तो यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम के लिए जो क्रिटिकल पाथ होगा आपके लिए वो हो जाएगा ADFH हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ना सिंपल था, सॉल्व कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट ADFH इज द क्रिटिकल पाथ। मैकेनिकल में बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है ना 4 मार्क्स का आया हुआ था, कॉमन डेटा प्रॉब्लम आया हुआ था। इसके बाद ना एक और प्रॉब्लम अटैच था इसके साथ, उस वाले को मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे ना सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा था कि आपको क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया है। आप दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो, या देखो मैं किसी दूसरे वीडियो में उस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 प्रॉब्लम देख लिया हूँ, आप देख सकते हो कि कितने ईजी वे में आप देखोगे दोनों ही प्रॉब्लम में मैं कहीं पे भी नेटवर्क नहीं बना रहा हूँ। अब बेसिकली कैसे बनाना चाहिए, सोचो अगर आप यूनिवर्सिटी में होते तो आप कैसे इसको बनाते। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा होगा जो सोचो जिसका एग्जाम आने वाला है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो ऐसे नहीं बना सकता है, बिकॉज गेट एग्जाम में तो मेरा पर्पस होता है कि मैं 4 में से कोई एक ऑप्शन को सही डिसाइड करूँ, यही मेरा पर्पस होता है, कम से कम टाइम में, जितना कम टाइम है उतने कम टाइम में डिसाइड करूँ। बट आप यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं बना सकते हो। तो गेट का जो अप्रोच होता है ना यूनिवर्सिटी के अप्रोच से वो डिफरेंट होता है। मेरे को ना गेट एग्जाम में थोड़ा फास्ट होना होता है, मेरे को ये नहीं देखना है बिकॉज आप जो लिख के आते हो, आप जो रफ पेपर पर बनाते हो, कोई देखने वाला नहीं कि आप कैसे बना रहे हो, आपका आंसर सही है या फिर नहीं है वो लोग चेक करते हैं यहाँ पे। बट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर मुझे मान लो अगर यूनिवर्सिटी स्टाइल में बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ई का वैल्यू, एल का वैल्यू सब चीज डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कौन सा क्रिटिकल पाथ होगा। लेंदी प्रोसेस है। या फिर मैं रिवर्स बोलूँ, अगर मान लो कोई स्टूडेंट जो है ना यूनिवर्सिटी स्टाइल में अगर पढ़ता है इस वाले सब्जेक्ट के लिए, CPM पढ़ के लिए, तो उसका ना गेट एग्जाम में टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर गेट एग्जाम में अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है अगर वो स्टूडेंट, तो ऐसे केस में उसके बाकी के प्रॉब्लम्स डिले हो जाएंगे। इसका मतलब वो एक ही प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करेगा, तो ऐसे उसका पेपर जो होगा ना इनकम्प्लीट होने लगेगा गेट एग्जाम का। तो गेट एग्जाम में आपका ना अप्रोच जो होना चाहिए ना एज पर द गेट एग्जाम होना चाहिए। आप जितना फास्ट हो सको, जितना बेटर वे हो सको वैसा होना चाहिए। आप देखो मैं दोनों ही प्रॉब्लम में नेटवर्क नहीं बनाया हूँ, एकदम फास्ट सॉल्व किया हूँ। तो मैं आपको समझा के सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो घर में तो आपको हैबिट हो जाएगा कि आप 4 ऑप्शन देख के बता सकते हो विच वन इज द लॉन्गेस्ट, कौन सा लॉन्गेस्ट होगा, बिना नेटवर्क ड्रॉ किया आप आराम से बना सकते हो। एक और प्रॉब्लम लेता हूँ गेट एग्जाम का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं सर प्रॉब्लम को। गेट 2015 मैकेनिकल में आया वो प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज, द नेटवर्क अलॉन्ग विद द टाइम ड्यूरेशन इन डेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज इज शोन इन द फिगर, द मिनिमम टाइम इन डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज डैश। यहाँ पे देखो नेटवर्क आपको दिया हुआ है और नेटवर्क में सभी एक्टिविटी के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन यानी ड्यूरेशन भी आपको दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ डेज आपको दिया है। आपको जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे बोला हुआ है मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था, मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द जो प्रोजेक्ट होता है क्या मतलब होता है, व्हाट इट मीन्स। 2 तरीके से इसको बना सकते हो। मैंने आपको दो चीज़ बताया यहाँ पे। पहला बताया था वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड, वैल्यू ऑफ ई ऑन लास्ट नोड, वहाँ से आप निकाल सकते हो पहला। दूसरा तरीका आपको बताया और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ। ये 2 तरीका मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले अभी कि अगर आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या फिर आपको निकालना है व्हाट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, या फिर आपको निकालना मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है, तीनों में से कोई भी वर्ड है गेट एग्जामिनेशन में, आपको जो फाइंड आउट करना है या तो लास्ट वाले नोड के ऊपर ई का वैल्यू, या तो उस नेटवर्क का सबसे लॉन्गेस्ट जो पाथ है उसका लेंथ कितना होगा, 2 में से कोई एक। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मैं लॉन्गेस्ट पाथ को अगर सर्च करता हूँ तो पहले बहुत सारे पाथ है, इनमें से सब में ना ऐड करके देखना पड़ेगा सबसे लॉन्गेस्ट वाला पाथ कौन सा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है जब मैं ऐड कर रहा हूँ अगर कोई मिस्टेक हो जाए, अगर मेरे से किसी पाथ, अगर कोई पाथ अगर मेरे से छूट जाए अगर काउंट करने में, तो मे भी हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए। इट्स बेटर मैं क्या करूँगा ना, वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड देखूंगा। हार्डली 2 या 4 या 5 सेकंड ही ज़्यादा लगना है, दोनों ही शॉर्टकट है, तो हार्डली मेरे को 2-4-5 सेकंड जब ज़्यादा लगना है तो 2-4-5 सेकंड के चक्कर में क्या गलत नहीं बनाना है प्रॉब्लम को। तो मैं काम करता हूँ ई का वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड। तो यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि आपको जो फाइंड आउट करना है वो निकालना है पीडी निकालना है, दैट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, पीडी। और मैंने आपको बताया पीडी जो है दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो लॉन्गेस्ट पाथ जो है यानी क्रिटिकल पाथ का लेंथ निकाल लो, या फिर लास्ट नोड पे ई का वैल्यू निकाल लो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले से निकाल रहा हूँ, लास्ट वाले नोड पे ई का वैल्यू। तो पहले वाले नोड पे हमेशा ई का वैल्यू 0 लेके चलते हैं। देखो इस वाले पे ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ई का वैल्यू जाएगा 0 + 12, तो यहाँ पे हो गया 12। यहाँ पे देखो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 + 14, तो यहाँ पे हो गया 14। यहाँ पे अगर आप ई का वैल्यू देखोगे तो 14 + 7 दैट इज 21 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ई का वैल्यू देखो, 3 एरो यहाँ पे एक साथ आ रहा है, तीनों से पॉसिबिलिटी देखेंगे 12 + 11, तो यहाँ तक मान लो 23 आ गया, छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे।
ये आ जाएगा आपके पास 14 + 12, यह आ गया आपके पास 26, और 21 + 9 यहाँ तक आके आपके पास 30। मैंने आपको पहले बताया था फॉरवर्ड पास मेथड, जब मैं ई का वैल्यू डिसाइड करता हूँ सभी नोड के ऊपर तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। और फॉरवर्ड पास मेथड में अगर किसी नोड पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा एरो आके मर्ज होता है, वैसे कंडीशन में आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है उनमें से सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू देखना चाहिए। 23, 26, 30, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, एंड 30 + 10 लास्ट वाले नोड पे ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। दैट मीन्स 40 डेज। लास्ट वाले नोड पे ई का वैल्यू 40 आ रहा है, और यही आपका बन जाएगा मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर इसको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी सिंपली हम लोग बोलते हैं, दैट इज 40 डेज। तो ये आ गया 40 डेज, यही वाला वैल्यू यहाँ पे दे देगा आपको, 40 डेज यहाँ पे देगा। तो आप देखोगे मैं निकाल दिया व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकाल दिया 40 डेज। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस नहीं दिया था, 4 ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिया था, आपको यहाँ पे एंटर करना था। वहाँ पे गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल डेटा टाइप का प्रॉब्लम था, आप यहाँ पे 40 ऐसे एंटर कर सकते थे, तो 40 विल बी द राइट आंसर। तो 40 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो देखो आज की क्लास में मैंने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट। तीनों ही सीपीएम का था, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। अभी तक मैं पर्ट को स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी क्रिटिकल पाथ चल रहा है, पर्ट को बाद में स्टार्ट करूंगा। तो आज की क्लास में देखो कि सीपीएम से मैंने 3 प्रॉब्लम लिया, तीनों ही गेट एग्जाम का प्रॉब्लम था, लेटेस्ट प्रॉब्लम ले रहा था गेट एग्जाम का, राइट। तो आप देखोगे तीनों ही प्रॉब्लम मेरे को ना टाइम बहुत कम लगेगा गेट एग्जाम बनाने में। आपको टाइम जो लगेगा वो आप कम टाइम बना लोगे, आई थिंक विद इन मिनट बना लोगे आप। अगर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस और फास्ट हो जाएगा तो हो सकता है मे बी आप 30-40 सेकंड में भी बना सकते हो, अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो, या फिर विद इन मिनट तो आप बना ही सकते हो इस टाइप का। तो आप देखोगे सभी में ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, आप कहीं पे शॉर्टकट ले सकते हो, कहीं पे थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, प्रॉब्लम को इजी में बना सकते हो। तो ये काम करेंगे, मैं आज की क्लास में यहीं तक रहने देता हूँ। सीपीएम को यहाँ पे डिसाइड किया हूँ आज की क्लास में, बेसिकली मैं पढ़ा हूँ कि नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद कैसे आप निकाल सकते हो ई का वैल्यू सभी नोड पे आप एल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सभी नोड पे आप स्लैक का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या है, ये मैं आपसे डिसाइड किया। साथ ही साथ कैसे आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, अगर प्रॉब्लम आएगा गेट एग्जाम में तो कैसे आपको शॉर्टकट लेना है। साथ ही साथ व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और व्हाट इज मिनिमम टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपके साथ आज की क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस किया हूँ। आई होप आप एकदम ईजी वे में समझ पाए हो, और आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो अपने गेट एग्जाम के लिए। और आई होप कि आप गेट एग्जाम में अगर इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिलेगा तो आप एकदम बेस्ट टाइप में अटेम्प्ट कर पाओगे, और इजी वे में आप एकदम अटेम्प्ट कर पाओगे, और कम टाइम में भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा, फ्लोट बाकी है, फ्लोट कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, साथ ही साथ पर्ट बाकी है, पर्ट को भी कवर करूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे सीपीएम पर्ट पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, होल सीपीएम पर्ट, साथ ही साथ क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क्स भी डिस्कस करूंगा, जो लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी होगा उसको भी कोशिश करूंगा ईजी वे में, जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाए ईजी वे में आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियोज़ को पूरा देखिए, पूरे सीरीज को पूरा देखिए, यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक पूरा देखिए, और ये टॉपिक जो होगा आपके काफ़ी ईजी होने वाला होगा। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी स्कोरिंग भी है। मैं ऐसा बोलूँ अगर मैकेनिकल वालों के लिए बोलूँ तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीपीएम पर्ट कभी ना आए, एवरी ईयर आप चाहो तो पेपर देख लो, एनालिसिस कर लो, हर साल आना ही आना है प्रॉब्लम आपको। तो स्कोरिंग हो काफ़ी, और सिविल वालों के लिए भी ऐसे ही स्कोरिंग है, क्वेश्चन आना ही है। सो आप अच्छे वे में इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करिए, और गेट एग्जाम में बेस्ट वे में स्कोर भी करिए इस वाले टॉपिक से, सीपीएम पर्ट से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।